आज का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके बाद तो ये बिल्कुल वाजे हो गया, यानी मैं इस पर अब यकीन करता हूँ। पहले भी मुझे यकीन था, लेकिन आज एक और एविडेंस आया कि ये एक बैरूनी साजिश थी। मकसद कुछ और था। इमरान खान किसी और चीज को डिफाई कर रहा था। इमरान खान जो कुछ कर रहा था शायद वो कहीं पसंद नहीं था किसी को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेंजर जोन में नहीं। देखिए, बहुत ही खतरनाक मामला ये थे कि हमारे पास डॉलर्स का जखीरा तकरीबन खत्म हो चुका। मार्च के एंड में देखिए, अप्रैल के पहले हफ्ते में देखिए, तकरीबन 10-10.25 अरब डॉलर रह गए थे मुल्क के खजाने में। कोई सूबा किसी जिले को मालियाती इख्तियार देने को तैयार नहीं। अगर मालियाती इख्तियार देता तो 50-50 बॉर्डर पर की तरक्याती स्कीमें मांगते ये लोग। उसमें लकूनाज हैं, उसमें खामियां हैं और लोग कहते हैं सारे। तो ये अभी ये दोनों आए बैठे हैं, ये पीटीआई वाले, नून लीग वाले भी और पीपल्स पार्टी वाले भी, इसको रिविजिट करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और सदीक साजिद साहब, हमारे पॉलिटिकल कॉरेस्पोंडेंट हमारे साथ हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में कुछ और गेस्ट हमारे साथ होंगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे। दो बड़ी अहम स्टोरीज़ हैं आज। एक तो इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान आया और उसके मुताबिक जो मौजूदा हुकूमत ने जो सर्वे जारी किया है पिछले साल की परफॉर्मेंस का, कि जो टारगेट्स थे पिछली गवर्नमेंट के वो बिल्कुल वो अचीव किए गए और जीडीपी जो थी वो भी 6% पे थी। और भी बहुत सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो बता रहे हैं कि इकॉनमी बिल्कुल मजबूत फुटिंग पर थी। तो बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत को जिस वक्त निकाला गया तो ये कहा गया कि ये इक्तिसादी तौर पर कुछ बेहतर नहीं कर सके। खान साहब ने बिल्कुल आइसोलेट कर दिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत जो है वो ख़राब हो रही है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नई हुकूमत आए और खान साहब को भेजा जाए, क्योंकि लोग, हमने देखा कि ऑफ द रिकॉर्ड जो ब्रीफिंग्स थी उसमें जो पावरफुल हल्के थे वो ये कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान इकनॉमिकली इर्रेलेवेंट हो गया तो कोई उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, भले हम न्यूक्लियर पावर हैं। तो अभी जो सर्वे आ रहा है जो ये हुकूमत जारी कर रही है, शहबाज शरीफ हुकूमत ने जो जारी किया सर्वे माजी की परफॉर्मेंस के हवाले से, वो ये कह रही है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, कि माजी की हुकूमत ने बहुत अच्छा इक्तिसादी सूरत हाल थी। ये जीडीपी टारगेट 4.8 था लेकिन 6% हासिल हुआ। और जो ज़रूरी तरक्की है, यानी हम एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, 3.5% उसका हदफ था लेकिन 4.4 हासिल हुआ। ये शहबाज हुकूमत आज जो इकनॉमिक सर्वे जो रिलीज़ हुआ है उसमें ये कह रही हैं। सनती तरक्की का जो हदफ 6.6 था वो 7.2 हुआ और सर्विसेज का यानी खिदमात का जो हदफ था वो 4.7% था, जबकि 6.2% हासिल हुआ। और जो फ़ीकस आमदनी है पाकिस्तानी की $1676 से बढ़कर $1798 हुई, यानी पाकिस्तानी अमीर हुआ, कम अगरचे हुआ लेकिन उसकी दौलत में या उसकी अर्निंग में इजाफा हुआ। तो ये तो आज इस पर बात करेंगे कि ये अगर ये सब कुछ है और सब कुछ था तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को क्यों निकाला गया, क्यों ये सब कुछ किया गया। और जब शौकत तरीन साहब ने जाकर ये बात कही कि इस वक्त इकॉनमी जो है वो बेहतर फुटिंग पर है, कंटिन्यूटी चाहिए और इस हुकूमत को आप मत गिरने दें, तो क्यों उनकी इस बात को रद्द किया गया। आज का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके बाद तो ये बिल्कुल वाजे हो गया, यानी मैं इस पर अब यकीन करता हूँ। पहले भी मुझे यकीन था, लेकिन आज एक और एविडेंस आया कि ये एक बैरूनी साजिश थी। मकसद कुछ और था। इमरान खान किसी और चीज़ को डिफाई कर रहा था। इमरान खान जो कुछ कर रहा था शायद वो कहीं पसंद नहीं था किसी को, तो उसकी वजह से इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को मुसल्लत किया गया। आज के इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, आज जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई है उसने बेल आउट कर दिया है इमरान खान को। ये बात इमरान खान की कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही थी, अब कोई सियासी नारा नहीं है, अब ये कोई सिर्फ एक बयान नहीं है, ये सिर्फ कोई एक क्लेम नहीं है। ये मेरे हाथ में इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है जो आज मिफ्ता इस्माइल ने पढ़ी, जिसमें उन्होंने इस बात की गवाही दी कि पाकिस्तान का जीडीपी बेहतर था,
पाकिस्तान की जो एग्रो तरक्की है उसका भी टारगेट अचीव हुआ और आम पाकिस्तानी की जो आमदन है उसमें भी इजाफा हुआ, सनती तरक्की में भी इजाफा हुआ। ये उसका सबूत है। अब क्यों निकाला गया, इस हुकूमत को क्यों ख़त्म किया गया, किसके कहने पे ख़त्म की गई, तकलीफ़ क्या थी, रूस था, चीन था अमेरिका के जहन में या उस ताकत के जहन में जिसने इनको निकाला, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इस पर आज आगे जाकर डिटेल से बात ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं एट द वेरी आउटसेट ऑफ आवर प्रोग्राम में ये बात करना चाहता था। दूसरी बात थी करप्शन की, एहतसाब के यानी करप्शन के ख़ात्मे की, और जिन लोगों ने पाकिस्तान को, जिन लोगों ने माल गैर कानूनी तौर पर बनाया, उनको पकड़ने की। इमरान खान साहब ने बार बार कहा कि उन्हें ये नहीं करने दिया गया, और ये जो हुकूमत आई है ये इसलिए आई है कि ये अपने ऊपर केसेस को ख़त्म कर सके। ये हुकूमत इसलिए आई है कि ये अपने इनके ख़िलाफ़ जो एविडेंस है करप्शन का उसका खात्मा कर सके। और आज क्या हुआ, आज दुबई से खबर आई है कि मकसूद चपड़ासी, मलिक मकसूद अहमद जिसका नाम था, जो शहबाज शरीफ और हमज़ा के ख़िलाफ़ जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है सलमान शहबाज के ख़िलाफ़, उसका एक बुनियादी किरदार, जिनके अकाउंट्स में पैसे की तरसील हुई तकरीबन 3 बिलियन रुपीज़, वो उसकी ये तस्वीर आप देख सकते हैं। आज इनकी तस्वीर रिलीज़ हुई है पहली दफ़ा। इससे पहले सिर्फ मकसूद चपड़ासी का नाम था, कोई तस्वीर नहीं थी, कुछ पता नहीं था वो कहाँ पर है। लेकिन अब ये बताया जाता है कि दुबई में वो था और वहाँ पर उसकी मौत हुई, और ये उसका डेथ सर्टिफिकेट ये आप देख सकते हैं, ये जारी हुआ और अब ये अदालत में सबमिट हो जाएगा, क्योंकि पिछली जो तारीख थी उसमें सलमान शहबाज के वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए, उसमें मकसूद चपड़ासी के वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए, और उसके बाद ये जो डेथ सर्टिफिकेट ये सामने आ गया। 7 जून को दुबई में इस डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक मकसूद चपड़ासी, यानी मलिक मकसूद उनका नाम है, लेकिन चपड़ासी क्योंकि वो पीएन थे रमज़ान शुगर मिल के वो पीएन थे, इसलिए चपड़ासी उनको कहा गया। और उनके अकाउंट में 3 अरब रुपया FIA के चलान के मुताबिक 3 अरब रुपया उन्होंने अपने अकाउंट में रिसीव किया, और ये पीएन थे या TY आप कह सकते हैं, रमज़ान शुगर मिल्स लाहौर, और उनकी सैलरी सिर्फ 25,000 रुपये थी 2017 में, और उसके बाद वो एब्सकॉन्ड कर गए, इश्तिहारी हो गए, भाग गए यहाँ से। 8 अकाउंट या कम से कम 7 ये बेनामी अकाउंट थे जो खोले गए उनके नाम पर, और 3 अरब रुपया ट्रांसफ़र किया गया। और अब ये इस दुनिया में नहीं है। बताया ये जाता है कि हार्ट अटैक से मौत हुई। एक अरबी में लिखी हुई एक रिपोर्ट भी है जिसके मुताबिक इनके जिस्म पर कोई तशद्दुद के निशान नहीं थे। ये 50-55 साल के लगभग इनकी एज थी, और वहाँ पर अब ये दुबई में 7 जून को इनका इंतकाल हुआ। तो सदीक साजिद साहब, अब ये केस जो है, अब रहा था, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जनाब केस तो मौजूद है, इसलिए कि ये सब कुछ हो चुका है और एविडेंस आ चुका है। लेकिन यहाँ पर सदीक साजिद साहब, जिंदों के जो मुकदमात हैं उनका फ़ैसला नहीं होता। तो ये इनकी ये अब अल्लाह को प्यारे हो गए, तो ये तो क्लीन चिट शहबाज शरीफ साहब को, क्लीन चिट हमज़ा शहबाज को, और जो एविडेंस है, जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा कि ये अपने ख़िलाफ़ एविडेंस ख़त्म करने आए हैं, ये अपने केसेस को छुड़वाने के लिए आए हैं। तो क्या कहेंगे आप? ये तो एक जैसे सिसिलियन माफिया जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने कहा, जिस तरह जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने कहा कि जनाब सिसिलियन माफिया की तरह, तो एविडेंस हटाने में तो उस माफिया का जवाब नहीं, तो कैसे डॉक्टर रिजवान की भी मौत वाक़या हो गई हार्ट अटैक से, मकसूद चपड़ासी भी मर गया, एक गलियाँ हो जान सुंजियाँ विच मिर्ज़ा यार फेरे। जी बहुत शुक्रिया समीर साहब, ये सवालिया निशान उठाए हैं। वाकई ये जो ख़ास तौर पर जो केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उनकी तहकीकात से, मतलब जो मुतल्लिक लोग हैं या फिर वो इसमें जो मुलव्वस लोग हैं, जिस तरह आपने मकसूद चपड़ासी की बात की,
उनकी जो मौत है उसके हवाले से सवालात जो है वो उठ रहे हैं, लोग बातें भी कर रहे हैं। और आज जब इनकी मौत की खबर आई तो आज ही के दिन, अब से थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नैब का जो तरमीमी बिल था वो मंजूर कर लिया गया कसरत राय से। PTI तो ज़ाहिर है वो सेनेट में भी जिनके लोग थे उन्होंने उसका बाइकाट किया, कौमी असम्बली से तो वो पहले ही गैर हाज़िर है। तो दूसरी और उसका 2-3 जो पॉइंट्स इसमें देखने के हैं वो ये है कि मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में जो FIA ने या नैब ने जो तहकीकात की जो रिकॉर्ड जमा करवाया था, अब वो कितना सेफ है, क्योंकि ये रकम कम नहीं है। 3 अरब 75 करोड़ रुपए की रकम जो है वो इनके अकाउंट में आई। और फिर उन्होंने शहजाद अकबर जब थे मुशीर दाखिला व एहतसाब के या FIA के खुद लोग थे जो इस सब की चीज़ों की तहकीकात कर रहे थे। अब भी आपको मालूम है ये केस जो है वो चल रहा है। क्लीन चिट तो अभी तक हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह शहबाज शरीफ को इसके ऊपर मिलेगी। लेकिन एक सवाल आ गया ना सदीक साजिद साहब कि पैसे आए मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में, लेकिन अब तो इस बात को कौन कहेगा कि ये किसके पैसे हैं? शहबाज साहब कहेंगे, सलमान शहबाज कहेंगे जनाब ये तो हमारे पैसे नहीं है, ये तो पता नहीं किसके पैसे हैं, क्या से ट्रांजैक्शन हो रही थी। तो जनाब वो आगे जिस मुल्ज़म पर जिरा होनी होती है, क्रॉस उसका एग्जामिनेशन होता है और बहुत सारी चीज़ें खुलती हैं, वो जो कॉर्पोरेटिंग जो सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो ख़त्म हो गई ना। अब इसको देखे ना मुल्ज़म को तो इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा एक हद तक मिलेगा, लेकिन ये तो एक मुल्ज़म था ना समी साहब, इसके अंदर और भी जो मुजरमान है वो भी तो बाकियों के साथ भी ऐसा हो जाएगा भाई। एक के साथ हुआ तो कोई गारंटी है कि दूसरों के साथ नहीं होगा? कोई पकड़ने वाला है, कोई सुनने वाला है? तो जब इदारों को इस तरह आप कमज़ोर करेंगे, इदारों को देखें ना, ये जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम थे अरबों रुपए के, वो वज़ीर आज़म बन गए, जिनके बारे में हमें बताया जाता था कि ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये करप्ट लोग हैं, ये गद्दार हैं, हमें बताया जाता था। तो अब वो उनको बना दिया गया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म, वज़ीर आला। उनके खिलाफ जो एविडेंस था, वो जो गवाह थे वो मरने लग गए। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है DG FIA को कि जनाब ये इनको डिजिटाइज करें और सब कुछ ये हमें बताएं। लेट्स सी कि उसमें क्या होता है, लेकिन एविडेंस तो मिटाया जा रहा है ना, या मिट रहा है खुद ब खुद? नहीं, ये दूसरी बात जो है वो, क्योंकि इनकी जो मौत के हवाले से अचानक चीज़ें, खुद मुस्लिम लीग नून वाले भी इस चीज़ के ऊपर हैरान हुए हैं। आज मरियम औरंगजेब नून वाले क्यों हैरान हुए? अगर आप मुझे बात मुकम्मल करने तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। प्लीज़। मैं ये कह रहा हूँ कि आज मरियम औरंगजेब साहबा ने ये खुद उनका डेथ सर्टिफिकेट जो है मकसूद चपड़ासी का, उन्होंने इसको जो मुस्लिम लीग नून का ग्रुप है उसमें डाला। फिर उन्होंने 2-3 क्वेश्चन डाले कि इसमें उन्होंने उनकी काज ऑफ डेथ जो है वो कोई नहीं लिखी गई उसके अंदर, जो उन्होंने डाला जो सर्टिफिकेट है। उन्होंने कहा जी इसकी भी तहकीक होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है वो साथ ही उन्होंने कहा कि अभी हम ये भी देख रहे हैं कि ये कैसे हुआ, वहाँ पे किस मकाम पे थे, कैसे रह रहे थे। वो तो ज़ाहिर एक सियासी बात है, लेकिन जो आपकी तरह या मेरी तरह ज़ाहिर जो सहाफ़ी होता है उसके ज़ेहन में सवाल तो उठता है। मैं भी आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि ये तभी मौत नहीं लगती आजकल के हालात के तनाजुर में, क्योंकि जो इदारे एक चीज़ करके चले गए थे। अब आप देखिए ये इतना आसान नहीं है समीर साहब कि जो चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, जो ये अदालत है FIA वाली जिसमें अभी शहबाज शरीफ की और उन्होंने इनकी हमजा शहबाज की गिरफ्तारी मांगी है, तो आप देखिए वो सीधा साधा तो वो ऐसे तो FIA वाले ख़ुद भी तो कह रहे हैं ना कि हमें इनकी गिरफ्तारी दरकार है ताकि हम इनसे मज़ीद जो है वो तफ्तीश करें। तो आप हंस रहे हैं, लेकिन बस ज़ाहिर है अगर वो गिरफ्तार हो जाते हैं, हंस तो सकता हूँ ना मैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं सर, मैं ये कह, अच्छा अगर वो पकड़े जाएं तो फिर क्या होगा? कौन पकड़े जाएं? हमजा शहबाज और वो गिरफ्तार हो जाए तो फिर क्या होगा? मेरा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो इन्वेस्टिगेटर्स को अगर ज़रूरत है तो वो देखना, इन्वेस्टिगेटर्स ने अब उनकी गिरफ्तारी मांगी है। नहीं, उन्होंने गिरफ्तारी नहीं मांगी, FIA ने। अदालत ने पूछा कि आपको इनकी गिरफ्तारी दरकार है, उन्होंने कहा जी दरकार है, लेकिन वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकते कि वो जमानत पर है। और अब देखें ना माशाल्लाह हर चीज़, हर शख्स सुरखरू हो गया ना। गिरफ्तारी की बात हो गई, FIA की साख भी बहाल हो गई, शहबाज शरीफ साहब भी अदालतों में पेश हो रहे हैं। क्या सादे वज़ीर आज़म है, खादिम पाकिस्तान है, एवरीथिंग गुडी गुडी ना। आपने हर चीज़ को ऐसी साजिश के ज़रिए पेश किया, इस तरीके से पेश किया
कि FIA वाह वाह देखिए जनाब कैसा इंडिपेंडेंट इदारा है, वज़ीर आज़म साहब की गिरफ्तारी मांग रहा है, हालांकि मांगी नहीं उन्होंने। जज साहब ने रूटीन में एक सवाल किया, जज साहब को भी पता है कि इनकी जमानत हुई है और जब तक जमानत नहीं खत्म होगी ये गिरफ्तार नहीं हो सकते। Am I right सर? ठीक है, ठीक कह रहे हैं। तो ये एक खेल खेला जा रहा है। FIA ये भी तो कहता रहा ना जी शामिल तफ्तीश नहीं हुए, उनके वकील अमजद परवेज कहते हैं जी शामिल तफ्तीश हुए हैं। केस को असल मुद्दा ये है कि 1.5 साल हो गया, हाँ। अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं हुई। चाहे इसमें पुलिस है, FIA है, अदालतें हैं, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, हमजा शहबाज के खिलाफ फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। और जिस वक्त अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए मकसूद चपड़ासी के, उसके 2 दिनों के बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट आ गया। और डॉक्टर रिजवान जो थे वो भी हार्ट अटैक से मरे, ये जो मकसूद चपड़ासी है ये भी हार्ट अटैक से मरा, एक और जो इन्वेस्टिगेटर है उसको भी हार्ट अटैक हुआ। और इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें पता है ऐसी दवा का या ऐसे केमिकल का कि जिसको आप खाने में अगर मिला दें तो हार्ट अटैक हो सकता है। बिल्कुल सभी साहब, ये अब ज़ाहिर है जो चीज़ें आस्ता आस्ता खोल के सामने आ रही हैं। हुकूमत वक्त जो होती है, अब आप यही तो बात है कि इदारे उनके पास सारी चीज़ें इख्तियारात ये वो जिसको चाहे इस्तेमाल करें। बात ये है कि अब असल इम्तहान है उन अदालतों का जिनमें ये केसेस पड़े हुए हैं कि वो फिर इसके ऊपर जो है वो क्या डिसीजन करते हैं। एविडेंस, क्योंकि ये देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो अभी भी आज भी उन्होंने एक तफसीली फ़ैसला जारी किया, तो उनको सबसे बड़ा ख़तरा है। उन्होंने सबसे पहले जो सवाल पूछे कि क्या ये रिकॉर्ड महफूज है। अब उसकी समी साहब रिकॉर्ड जिन लोगों ने महफूज करना है वो भी तो लोग, FIA ने ये बताया नहीं लोग कि मैंने सारा रिकॉर्ड डाल दिया एक कमरे में, उसको लगा दिए ताले, बाद 2 गार्ड खड़े कर दिए, महफूज कर लिया। अदालत ने कहा भाई वो गार्ड कहीं चले गए या उन्होंने चाबी किसी को दे दी तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा जी अच्छा फिर ऐसा करते हैं कि वो तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब मैंने देखा वो उन्होंने बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट जज, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि जो कुछ भी आपके पास है इसको आप डिजिटाइज करें, स्कैन करें और अपने पास भी रखें और उसकी एक कॉपी जो है वो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास महफूज करा दें। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उसमें DG FIA साहब ने उस वक्त ये कहा कि वो जो केसेस सर हो रहे हैं फिर वो रुक जाएंगे तो वो भी फिर सब कुछ हम ले लेते हैं। इन ए वे वेरी पोलाइटली वो अदालत की तरफ से ये चाहते थे कि जो केसेस हैं वो सारे रुक जाएं। केसेस तो सारे इन्हीं के खिलाफ है ना, नवाज शरीफ के खिलाफ हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ हैं, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज या बाकी जो नून लीग के सारे बानमती का कुंबा है। तो उन्होंने DG साहब ने बड़ी सफाई से इस तरह का ऑर्डर लेने की या ऑब्जर्वेशन लेने की कोशिश की अदालत से, तो जिस पर जज साहब ने कहा, जस्टिस उमरता बंदयाल माशाल्लाह एक बड़े सीजन जज हैं, उन्होंने कहा कि DG साहब हम कोई ट्रायल तो नहीं रोक रहे, ना हम ट्रायल रोकेंगे, ये जो केसेस जहाँ पे चल रहे हैं आप चलाएं, आप सिर्फ हमें एविडेंस वो जो भी है वहाँ पर जो आपके पास है जो आपने सबमिट भी किया हुआ है हमें सिर्फ उसकी डिजिटाइज करके हमें कॉपीज दे दें। तो ये तो सूरत हाल है, फर्द जुर्म तक आयद नहीं हुई। अब फर्द जुर्म आयद ना होना इसमें किसको आप मुर्द इल्ज़ाम ठहरते हैं। 1.5 साल से अगर नहीं हुई तो ये तो 2 महीने पहले आए, तो इसमें तो फिर इमरान खान की हुकूमत का भी कसूर होगा, तो उसका फिर क्या करेंगे। देखें किस अच्छा वो इसके ऊपर इमरान खान खुद भी बात करते हैं। जी मैं यही कह रहा हूँ ना इसके ऊपर वो खुद भी, इसका मतलब है कि इमरान खान के होते हुए कोई और ताकतवर था। देखें ये तो अब आप कह सकते हैं, देखें इस तरह की बातें मैं तो 18 FIR है मेरे पास, मेरे ऊपर नहीं देखें मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो इमरान खान बात 18 FIRs हैं और अल्लाह भला करे जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का कि उन्होंने पंजाब हुकूमत से, सिंध हुकूमत से रिपोर्ट मांगी है, चमन में FIR दर्ज है भाई, और पता नहीं कहाँ पशीन में FIR दर्ज है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि फिर किसी और के पास इख्तियार था, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप भले मैं तो इमरान खान के हवाले से बात कर रहा हूँ कि उन्होंने वो इतने क्या वो उन्होंने कौम से या खिताब किया या जो लोगों से खिताब किया, वो बार बार ये बात कहते नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हमारे होते हुए भी ये चीज़ें जो है वो, हालांकि वो कह रहे थे कि ना नैब में मैंने कभी मुदाखलत की, ना FIA के मामलात में मैंने मुदाखलत की, लेकिन फ़ैसले नहीं होने दिए गए। या ये इमरान खान की अपनी ख्वाहिश होती तो ये शायद बाहर ही ना आती, इनकी ज़मानत ही ना होती।
तो भाई ये सिस्टम की बात कर रहा हूँ ना कि ये फिर आपका जो सिस्टम है अदालत जो बड़े ज़हीन है, बड़े ज़हीन और फतीन है आप, बड़ी जल्दी से आप सिस्टम की तरफ मूव कर गए। बहुत अच्छा किया आपने, इसलिए कि ये इस तरह की बातें करने की बड़ी सख्त सजा से बच जाऊँ ना सर। अच्छा समीर साहब, लेकिन इसमें एक चीज़ है, अगर आप गौर करें ना, तो ये जो हजरत हैं इन्होंने 2017 में अपनी आखिरी सैलरी ली थी, और ये जब इश्तिहारी मतलब जब ये यूएई गए हैं तो ये 2018 में गए हैं। तो बात ये होती है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऐसी क्या एक्टिविटी हो रही थी जो इनके साथ ये किया गया। अगर ये फॉर एग्जाम्पल हम एक लगा लेते हैं मुबैना तौर पे शायद इनको क्या कहते हैं कत्ल किया गया या कोई भी चीज़ इनको ऐसी अद्वियात दी गई हैं जिनकी वजह से इनको दिल का दौरा पड़ा है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब शहबाज शरीफ साहब खुद पावर में है, वो हर चीज़ को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको मेरे ख्याल में इस तरीके से कनेक्ट करना आई एम जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड कैसे हो सकता है, मतलब क्यों एविडेंस मिटा दिया ना जब ताकत में। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा किसी पे, लेकिन एक एविडेंस तो मिट गया ना। एक बहुत बड़ा जो एक गवाह, एक बहुत बड़ा जो सबूत, जिसके पास बहुत कुछ होगा, अगर उसने 3 अरब रुपए उसके अकाउंट में आए हैं तो उसको और भी बहुत सारी चीज़ों का पता होगा, कहाँ कहाँ पर गई हैं, क्या क्या गई हैं। और अगर वो किसी तरह के प्रेशर में आकर, मिसाल के तौर पर भाई की गवर्नमेंट है और भतीजा जो है वो यहाँ पर है वज़ीर आला, क्यों नहीं आ रहा है नवाज शरीफ साहब, क्या वजह है? किसी चीज़ का भी खौफ है ना कि कल मैं इधर जाऊँ तो पता नहीं क्या हो जाए। तो इधर जो ये गवाह है उसको आप पेश कर दें लाके, अब वारंट जारी हो गए, गवर्नमेंट ने पकड़ना है, लाना है, और अगर वो कहीं गवाह थिड़क जाए, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, तो फिर तो वो तो बहुत कुछ बड़े राजों से पता नहीं 6 बिलियन और का बता दे कि उस अकाउंट में थे जनाब। तो इसलिए अब तो वो पत्ता ही साफ हो गया ना। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक। एविडेंस मिटाए जा रहे हैं और एक बड़ा अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है ये कि जो भी हाई प्रोफाइल केसेस शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़, उसका एविडेंस भी मिटाने की, बर्बाद करने की कोशिश, और जो इन्वेस्टिगेटर्स थे उनके साथ भी बड़ी अजीबोगरीब हालात। डॉक्टर रिजवान की अचानक मौत एक हार्ट अटैक में, फिर एक दूसरे इन्वेस्टिगेटर को हार्ट अटैक, अभी ये ख़बरें आ रही हैं कि मकसूद चपड़ासी हार्ट अटैक, उनके वेयर अबाउट्स का पहले किसी को नहीं पता था। अब मरियम औरंगज़ेब साहबा ने फौरी तौर पर डेथ सर्टिफिकेट, जबकि अदालत ने उनके वारंट कर दिए थे जारी, वो अपने एक ग्रुप में डाले और इस तरीके से उन्होंने बात की, मुंह ऐसे बनाए हुए थे जैसे गम से चूर हों। अल्लाह जाने हक़ाइक़ क्या है। और हमारे साथ जो सदीक साजिद साहब, वो इस बात पर थोड़ा सा वो कह रहे हैं, उनकी गुफ्तगू से ये लगता है कि शायद ये कोई एक ऐसी हैपनिंग हो सकती है जो कुदरती हो, लेकिन बज़ाहिर जो चीज़ें हैं, एक बड़ी अजीब बात है कि एक हाई प्रोफाइल केस, उसके जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, उसका जो एविडेंस है, उनके साथ ये सब कुछ होने जा रहा है। अगली स्टोरी की तरफ मूव करते हैं। और आज जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल की तस्वीर खींची है, सदीक साजिद साहब, डॉक्टर फ़रक सलीम साहब से हमारा रब्ता हो गया, वो हमारे साथ हैं, माहिर इक़्तिसादियात हैं और बड़ी ऑथेंटिक इनकी रिपोर्ट्स होती हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, और सदीक साजिद साहब आपकी इजाज़त से। डॉक्टर साहब, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान ने जो आज रिपोर्ट जारी की है, उसमें ऐसा लग रहा है कि पिछला जो साल था वो इकॉनमी की सूरत हाल कोई इतनी बुरी नहीं थी, बल्कि बहुत सारे लोगों को आज हैरत हो रही है जीडीपी को देख के और जो एग्रो जो हमारी तरक्की है उसको देख के। तो आपको भी ऐसा ही लगता था कि ऐसा ही फिगर आएंगे, या आप समझ रहे थे कि शायद सूरत हाल गंभीर है? देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में दो सबसे बड़ी चीज़ें अगर आप गौर करें तो एक तो जीडीपी का ग्रोथ रेट है जी। उसका हद जो है वो 4.8 पे रखा गया था। हम सोच रहे थे कि शायद 5% तक पहुंच जाए, लेकिन जो अचीवमेंट हुई है वो 6% की हुई। तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो बड़ा खुशाइन है, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से, हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा आया है। इन्फ्लेशन जो है, जो अफरात ज़र है, जहाँ 90% 95% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि इस वक्त उनकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो अफरात ज़र है, वो महंगाई है। उसका जो हद है वो 8% रखा गया था। हमारा ख्याल था कि उससे ज़्यादा आएगा, और अभी पिछले हफ्ते तक बताया जा रहा है कि वो 13.8% पे है। तो मिली जुली सी पिक्चर कह लें कि जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत खुशाइन आया है,
जो महंगाई का रेट बताया गया है वो बहुत ज़्यादा है। हद जो रखा गया था वो आप समझिए कि तकरीबन उससे आधा था। दूसरी तरफ ये है कि जो कर्जाजात का बोझ है, अगर आप अंदाज़ा कीजिए कि पहले 70 साल जो पाकिस्तान के गुजरे हैं उसमें पाकिस्तान ने तकरीबन 30,000 अरब रुपया कर्जा इकट्ठा किया था और पिछले 4 साल में 20,000 अरब इजाफी कर्जा ले लिया है। तो जो 74 साल में जो 70 साल में इशू किया था उसका तकरीबन 70 से 80% सिर्फ 4 साल में इजाफी कर्जा इकट्ठा कर लिया गया है और उसके नतीजे में फिर जो हमारी डेट सर्विसिंग है, जो सूद की मद में और कर्जे वापस करने होते हैं, वो जिसको हम इकोनॉमिक्स में डेट ट्रैप कहते हैं, उसके अंदर हम बिल्कुल दाखिल हो चुके हैं। तो कर्जाजात के हवाले से बहुत बुरे रहे पिछले 3 से 4 साल। जो पिछला साल है वो जीडीपी की ग्रोथ के हवाले से बड़ा अच्छा रहा, लेकिन महंगाई के हवाले से बहुत ही ख़राब रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बेसिकली जो सनती तरक्की का जो था टारगेट वो 6.6 था और उसमें 7.2 हुआ। अब ये बुनियादी तौर पर जो आपकी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है वो अगर बिजनेसेस खुलें, उनकी ग्रोथ हो तो फिर ही आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो कोरोना की वजह से जो सारी सूरत हाल थी, आपका क्या ख्याल है कि उसका भी इम्पैक्ट आया हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन पे, क्योंकि पूरी दुनिया हमें उससे मुतासर नज़र आ रही है? बिल्कुल, पेंडेमिक के फौरन बाद वो जो हम इकोनॉमिक में कहते हैं कि वी शेप रिकवरी, यानी कि पहले हम मंफी में चले गए थे, वो 2 साल बहुत बुरे गुजरे और फिर ये वी शेप आई है कि हम 6% पे जो है वो पहुंच गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डेंजर जोन में नहीं। देखिए, बहुत ही ख़तरनाक मामला ये थे कि हमारे पास डॉलर्स का ज़ख़ीरा तकरीबन ख़त्म हो चुका था। मार्च की एंड में देखिए, अप्रैल के पहले हफ्ते में देखिए, तकरीबन 10-10 अरब डॉलर रह गए थे मुल्क के ख़जाने में। और आप अंदाज़ा कीजिए कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क, और आपके पास अगर 5 या 6 हफ्ते की इम्पोर्ट का कवरेज रह जाए, यानी कि आप और मैं भी अपने घर में सोचते हैं कि अगले 5-6 महीने तो कवर कर लिए जाएं, तो यहाँ 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क के पास सिर्फ 5 या 6 हफ्ते के ज़खायर रह गए। और मार्च के एंड में जो आलमी मंडियाँ पैगाम दे रही थी वो ये दे रही थी कि बाय एंड जून बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि पाकिस्तान कहीं नेक्स्ट श्रीलंका न बन जाए। तो बहुत ख़तरनाक कुछ फिगर सामने आ रही थी जो विरसे में छोड़ के गई है पीटीआई की हुकूमत। वो पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन बजटरी खसारा है। आप देखिएगा कहीं 5,000 या 5,500 अरब का खसारा सामने आएगा। उसी तरह जो हमारा तजारती खसारा है वो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन तजारती खसारा सामने आएगा। मेरा तखमीना ये है कि कहीं 45 अरब से 50 अरब डॉलर का एक तजारती खसारा इस माली साल का हम देखेंगे। अच्छा, ये जो पिछले 2 महीने गुजरे हैं, जाहिर है ये टाइम भी अभी जब बजट हम पेश करेंगे, बनाएंगे, तो यहाँ पर जो कुछ हुआ पिछले 2 महीने में उसका भी इम्पैक्ट आएगा बजट पर। इसमें आपने देखा है कि डॉलर जो है वो 23 रुपये ज़्यादा हुआ और बहुत सारी जो चीज़ें इसमें बढ़ी हैं हमारी, उस पर आप कैसे कमेंट करेंगे? उसकी कंट्रीब्यूशन क्या, कैसे, किस तरह से देखते हैं आप इन सारे हालात में? देखिए, जो बजट है उसमें बजट बनाने वालों के पास जो हम कहते हैं कि दस्तरस या डिस्क्रेशन कोई नहीं, बहुत ही टाइट बजट है और इसकी जो बुनियादी हिकमत अमली है वो IMF से अप्रूवल के बाद ही उसके ऊपर अमल दरामद किया गया है। अब जो एस्टीमेट तखमीना लगाया जा रहा है, देखिए बजट को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है। मैं समझता हूँ कि बड़ा ही सिंपल इशू है। हुकूमत हमें अपना तखमीना बता रही है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रही है, उसकी तवक्को क्या है कि अगले साल में उसकी आमदन कितनी होगी और उसके अखराजात कितने होंगे। तो आमदन का तखमीना यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 7,200 अरब रुपए की आमदन FDR की इकट्ठी करेगी और अखराजात कहीं 9-9.5 हज़ार अरब पे जा रहे हैं। जो साल की एंड का खसारा हमें बजट के हवाले से बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कहीं 4-4.5 हज़ार अरब पे आएगा। लेकिन आप देखिएगा कि जैसे जैसे साल चलता है कहीं खसारा ये 6,000 अरब तक भी पहुंच सकता है जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। तो एक तो हुकूमत के पास मैं समझता हूँ कि दस्तरस बहुत कम है इस बजट के अंदर। उनके अखराजात बंधे हुए हैं, उनकी आमदन जो है वो भी बंधी हुई है। और एक चीज़ जिसका हम जिक्र नहीं करते हैं बजट के हवाले से
वो 18वीं तरमीम है। 18वीं तरमीम के जो माली शिकें थी, मैं समझता हूँ कि वो समीता वो सस्टेनेबल नहीं है, और उसकी वजह यह है कि इस बजट में तकरीबन 3,500 अरब जो है वो सूद की मद में मुख्तस किया जा रहा है। अब जो सूद है वो उन कर्जा जात पे है जो सिर्फ इस्लामाबाद पे कर्जे नहीं खर्चे किए गए, वो तो चारों सूबों के ऊपर कर्जा खर्च किया गया था। इसी तरह जो 1400 अरब का दिफाई बजट है, अब वो दिफाई बजट जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद को दिफा करने के लिए नहीं खर्च किया जाता, वो पूरे पाकिस्तान के दिफा के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन उनमें हिस्सा जो सूबों का है वो बिल्कुल नहीं है। अब सूद के बाद और दिफाई बजट के बाद विफाक के पास सिफर बचता है, सिफर, उनके पास कोई पैसा नहीं बचता। और अभी उन्होंने सिविल गवर्नमेंट चलानी है, 530 अरब रुपया उसके लिए चाहिए, उन्होंने पेंशन देनी है कोई 550 अरब रुपया उसके लिए चाहिए, उन्होंने सब्सिडीज देनी है कोई 600 अरब उसके लिए चाहिए, उन्होंने ग्रांट्स देनी है कोई 1200 अरब रुपया उसके लिए चाहिए। तो इसके ऊपर कोई रिव्यू की मैं समझता हूँ बड़ी सख्त ज़रूरत है। डॉक्टर फ़ारूक सलीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वैल्यूएबल इनपुट दिया। और ये जो ख़ास तौर पर जो 18वीं तरमीम के हवाले से बात की, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इसको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट गर्दानते हैं, लेकिन अभी डॉक्टर फ़ारूक सलीम को आपने सुना कि ये जो 18वीं तरमीम है, इसने जो बुनियादी तौर पर जो पेमेंट है जो वफाक को करनी पड़ती है उसमें एक बड़ा डिसबैलेंस क्रिएट किया है। सूबे पैसे तो सारे वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वफाक की तरफ देखते हैं कि इस पर सूद और इस कर्ज को वफाक अदा करेगा, और ये सब कुछ 18वीं तरमीम की वजह से है। मुझे यहाँ पर एक वक्फा लेना है, वापस आते हैं तो इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत पर बात हो रही है, और अभी जो डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब बात करके गए हैं 18वीं तरमीम। सदीक साजिद साहब, ये बड़ी अजीब बात है कि सूबे जो भी वफाक कर्ज लेता है, सूबे उसमें हिस्सा लेते हैं, प्रोजेक्ट्स उनमें बन जाते हैं उनके, लेकिन जब उस कर्ज़े की वापसी की बात होती है, सूद की बात होती है, तो सूबे कहते हैं नहीं जनाब, हमने तो कुछ नहीं देना। तो ये 18वीं तरमीम जो है, ये तो बेसिकली नवाज शरीफ साहब और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का एक शाहकार है, उनका वो बेटा है जिसके लिए वो दोनों मरे जाते हैं और कहते हैं कि इस बेटे को बचाने के लिए हम अपनी जानों का नजराना दे देंगे। तो फ़ारूक सलीम साहब कहते हैं कि ये जो बेटा है, ये तमाम चाचों और मामों की जेबों से पैसे निकाल के इसने तमाम इकाइयों को बर्बाद कर दिया है। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। और 18वीं तरमीम के ऊपर मुख्तलिफ जो अदारे हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने भी इसके ऊपर एतराज़ात उठाए हैं। देखिए, अब ये जब से ये 2010 में रज़ा रब्बानी की सरबराही में कमेटी बनी, सारी होगी, पता चल गया, लेकिन पूरा पैकेज भी दे दिया, सूबों के पास महकमे भी चले गए। रूल्स आज तक बहुत से महकमों के नहीं बने, जिसकी वजह से इश्यूज़ हैं। जो सूबाई मालियाती कमीशन अवार्ड्स हैं, मुझे बताइए उनको कितना पैसा ये ट्रांसफ़र करते हैं। अगर ट्रांसफ़र करते तो आगे जो सूबाई मालियाती कमीशन ने जो एक ज़िले फिनांस कमीशन बनाना था, क्या वो आज तक बन सके? नहीं बन सके। ये बुनियादी मकसद समी साहब इसका ये 18वीं तरमीम का था कि इख्तियारात आपने अगर रियली निजी सतह पर मुंतकिल करने तो वो सिर्फ इंतजामी इख्तियार ना हो, वो मालियाती इख्तियार में। कोई सूबा किसी ज़िले को मालियाती इख्तियार देने को तैयार नहीं। अगर मालियाती इख्तियार देता तो 50-50 करोड़ रुपये की तरक्याती स्कीमें मांगते ये लोग। उसमें लकूनाज हैं, उसमें खामियां हैं, और कहते हैं सारे को इसको। अभी ये दोनों आए बैठे हैं, ये PTI वाले, नून लीग वाले भी और पीपल्स पार्टी वाले भी, इसको रिविजिट करना चाहिए। देखिए, आप कैबिनेट डिवीज़न से पूछ लें, इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से पूछ लें, कितनी मुश्किलात होती हैं उनको। और ये जो आपने फंड्स की ट्रांसफ़र की बात की है सूबों के हवाले से, और फिर जो शेयर्स हैं जो सूबे का और वफाक का, कि वसूली वो कर लेते हैं, तमाम तर जिम्मेदारियाँ वफाक के ऊपर जाती हैं। ये चीज़ें जब तक ये मालियाती निज़ाम सारे का सारा, अगर आपने उनको खुद मुख्तारी देनी है सूबों को, तो फिर सूबों को भी जिम्मेदारी कि आगे जो निचले आपके अजला जितने आते हैं उनको भी आप फिर खुद मुख्तार बनाएं। उसके क्या रूल्स होंगे कोई पता नहीं है। वो मर्जी की गवर्नमेंट आती है, वो नीचे उनका अगर कोई मानने वाला है तो ठीक है, अदरवाइज कोई उनको पैसा तक नहीं देता। आप ये कह रहे हैं कि जो वज़राए आला हैं वो इख्तियारात आगे नहीं करते, वो ट्रांसफर करने मालियाती इख्तियारात वो करते, यानी सारे इख्तियार इन्होंने खुद ले लिए। जी, वो फिर कहते जी हमारा इख्तियार ही नहीं, अगर पैसे का मामले हमारे पास नहीं है तो फिर क्या फायदा हमें। वो मेयर को मजबूत नहीं करना चाहते, नाज़िम को मजबूत नहीं करना चाहते, चेयरमैन जिला काउंसिल को मजबूत नहीं करना चाहते।
अपने हाथ में रखना चाहते हैं। अभी भी आप सिंध का लोकल बॉडी देख लें, खैबर पख्तूनख्वा का देख लें, पंजाब का देख लें, वो नाम की हद तक होते हैं, आगे इख्तियार देने के लिए कुछ नहीं, वो नहीं, वो जो नहीं, एक बुनियादी वजह है सारी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मेरा सवाल अब आपसे ये है, सियासी कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक तो हालात इतने बुरे नहीं थे, तो ये आर्गूमेंट कि इस हुकूमत को इसलिए तब्दील कर दिया गया है कि जनाब इकोनॉमिक एक बहरान था और ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही थी। जीडीपी अगर 6% है, अपने हदफ से भी ज़्यादा है पैंडेमिक के बाद, तो सदीक साजिद साहब ये कोई बुरी परफॉर्मेंस तो नहीं है, ये ऐसी परफॉर्मेंस तो नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर आप हुकूमत को तब्दील कर दें। मईशत की वजह से या दूसरे इशूज़ की वजह से तो इस हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को कतई तब्दील नहीं किया गया। वो आपको भी पता है कि जिस वजह से उनको तब्दील थोड़ा सा बताइए, रिफ्रेश माय मेमोरीज प्लीज। करें, मेहरबानी करें, मैं अपने ऊपर किसी किस्म का कोई मुकदमा। अलीना आप बता दें। देखें सदीक साजिद साहब, फारूक सलीम साहब ने बात की है ना ये जीडीपी के बारे में, जो आप भी कह रहे हैं और फारूक साहब ने भी यही बात की है कि वो तो बिल्कुल ठीक नजर आता है, लेकिन इन्फ्लेशन देखें तो 13.8% हुई है। इसके अलावा अगर कर्जों की बात करें तो उन्होंने कहा जो 70 सालों में कर्जे लिए गए थे वो 30,000 अरब थे और इन 4 सालों के अंदर तकरीबन 20,000 अरब के करीब लिए गए। फिर उन्होंने मालियाती खसारे की बात की, तजारती खसारे की बात की, फिर आपको पता है कि पेंडेमिक भी थी, तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ऐसा नहीं था कि परफॉर्मेंस अच्छी थी, अगर अच्छी होती तो हमें तजारती खसारा ना मिलता, हमें मालियाती खसारा ना मिलता, हमने ये जो लिए हैं डेफिनेटली तसलसल चला आ रहा है, क्योंकि नून लीग की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रही, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा रही। मैं सिर्फ डायरेक्ट हम पीटीआई को इस पे नहीं दे सकते हैं, बिकॉज उनको जो पॉलिसी मिली विरासत में, उन्होंने उनको आगे लेकर चलना था, और अब वही वो पॉलिसीज जो हम देखते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब और बाकी सारे आगे लेकर चल रहे हैं, क्योंकि IMF का ताल्लुक किसी गवर्नमेंट से नहीं है, IMF का ताल्लुक डायरेक्ट रियासत से है। गवर्नमेंट जो भी हो, इवेंचुअली रियासत ने तो अपने इकदाम करने ही होते हैं। समी साहब ठीक है जी, आपकी इनपुट भी आ गई। तो सदीक साजिद, आप जो वजह है इस हुकूमत की तब्दीली की, उस पर आप ज़रा खुलकर बात करने से थोड़ा लेकिन 18वीं तरमीम के बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, देखिए दिस इज द राइट टाइम। जिन इदारों को इस तरमीम के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस वक्त पीपल्स पार्टी भी मौजूद है और इस वक्त नून लीग भी मौजूद है, एंड मैं समझती हूँ कि ये बिल्कुल सही वक्त है, अगर आप इसको रोल बैक कराना चाहते हैं तो करा रोल बैक ना करें, इसमें तरमीम कर दें। वो रोना शुरू हो जाएंगे बहुत से लोग, आपको पता ना। जरदारी साहब और नवाज शरीफ तो कहते हैं कि वो हम तो मर जाएंगे, ये तो होने नहीं देंगे 18वीं तरमीम, तो हमारा इदारों के सामने खड़े हो जाएंगे। आपको लगता है इतना आसान है? नहीं आसान। अच्छा, वो तो आसानी है, लेकिन आज जॉइंट सेशन जो था पार्लियामेंट का, उसने जो कवानीन आज पास कर दिए, अब उसके बाद तो सदर मुमलिकत के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इसको दोबारा वापस भेजें या कोई ऐसी बात। 10 दिन में अगर वो नहीं करते आज खुद हो जाएगा, तो आज खुद हो जाएगा। उन्होंने अपॉइंट किया है आज। NRO2 वैसे आज मिला है, आज NRO2 जो है वो मिल गया। पार्लियामेंट ग्रांटेड दिस NRO, पार्लियामेंट ही है ना जी, अपनी ऑपोजिशन है, अपने लोग हैं। अगर आप ये कहें कि पार्लियामेंट ने नहीं ग्रांट किए, आज मुल्ज़मों ने पार्लियामेंट पर कब्जा किया, मुल्ज़मान वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर अपने हक में फैसले आज अप्रूव किए, मंजूर करवाए। ऐसे ही ये था। आप पार्लियामेंट, ऑपोजिशन तो है ही नहीं उसमें, एक बड़ी ऐसी अच्छी साफ पाक जगह का नाम है दुनिया में कि ये थोड़ी है कि वो कोई मुल्ज़मान की अमाजगा बन जाए जहाँ पर बैठ जाएं सारे मुल्ज़म और अपने हक में फैसला कर दें, और एक राजा रियाज टाइप आदमी जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हो। वो मीर गौस मेहर साहब का मुझे फोन, गौस बख्श मेहर साहब, उनका मुझे अभी आज बात कर रहा था, वो कह रहे थे बाबा अपोजिशन तो हम है, ये जो जिसको अपोजिशन बनाते हैं, ये जो राजा रियाज है, ये कौन सी अपोजिशन है? असल अपोजिशन तो GDA है, हम है अपोजिशन जो इनको ललकार है। लेकिन जाहिर है वो 2-3 बंदे हैं, उनकी ललकार कौन सुनेगा? इस इलेक्शन कवानीन के हवाले से उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा ये जो सारी चीजें आई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो खत आया था उसके हिसाब से हमने कानून साजी कर दी। अच्छा जी, हुकूमत ने अपने भी इस पे नहीं आने दी। अब एहसन मलिक साहब हमारे साथ हैं, रियल इस्टेट के एनालिस्ट हैं और शो साहब बिल्कुल। मलिक साहब, आपकी बड़ी नज़र है रियल इस्टेट पर, यह बयान फरमाइए कि आप कैसे देखते हैं आने वाले वक्तों में रियल इस्टेट की जो प्राइस है, जो सेल है, या इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग, उनके लिए क्या अच्छी खबर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तो सर सच्ची बात है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो प्री बजट कॉन्फ्रेंस की है उसमें बड़ा डिसअपॉइंट किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने और FBR ने, कि उसने तमाम जितनी भी इंडस्ट्रीज़ के लोग थे, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, चाहे IT के लोग हैं, ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, उन तमाम लोगों को ऑन बोर्ड किया, उनकी तजावीज़ ली गई। जो सेक्टर रेवेन्यू जनरेट करके देता है, गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी भी नहीं लेता, उस सेक्टर को ऑन बोर्ड किया ही नहीं गया, ना उस सेक्टर के लोगों को इन्वाइट किया गया।
अभी जो शहबाज साहब ने प्राइम मिनिस्टर हैं, और लोगों को उनसे उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन उन्होंने जो उस दिन स्टेटमेंट दी है कि नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स पे हम टैक्सेस लगा रहे हैं, बात ये एक ही सेक्टर है जो फॉरेन रेमिटेंस जो अट्रैक्ट करता है पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, अगर आप उसके ऊपर भी बंद करना चाह रहे हैं वो दरवाज़ा, तो मतलब इससे बड़ी और सुसाइडल मिशन क्या होगा कि आप बाहर दुनिया से पैसे मांगते हैं, जब आपको अपना ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से इधर पैसे भेज रहा है, आप उसको भी वो विंडो बंद करना चाह रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि मिफ्ता साहब की क्या सोच है या वो किस एम को लेकर चल रहे हैं। मेरे ख्याल में इनको कंफर्टेबल करना चाहिए, मतलब टैक्सेस की आपकी सजेशन क्या है देन? व्हाट शुड प्राइम मिनिस्टर डू? प्राइम मिनिस्टर को सर बेसिकली मैं समीर साहब ये बताना चाहता है, टैक्सेस की दो शेप्स हैं, एक गुड टैक्सेस और एक बैड टैक्सेस। आप गुड टैक्सेस है जो कि पब्लिक अब्जॉर्व करती है और खुशी से पे करती है, जो मुल्क की इकॉनमी में शेयर भी डालते हैं। बैड टैक्सेस ये है कि जो पीटीआई गवर्नमेंट के फर्स्ट 2 ईयर से उसमें उन्होंने भी यही ऑप्शन अडॉप्ट किया और ये सेक्टर बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल क्वाइट हो गया। उसके बाद फिर जब पेंडेमिक कोविड आया तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत रियल एस्टेट सेक्टर चला। अगर इन्होंने भी इसको हैवी टैक्सेशन कर दी, जो कि सुनने में आ रहा है कि पंजाब में स्टैंप ड्यूटी लगा रहे हैं, फेडरल में गेन टैक्स इम्पोज किया जा रहा है, उससे ये सेक्टर भी स्लो हो जाएगा, फॉरेन रेमिटेंस भी कम आएगी। एहसन मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त कम था, आपने ज़बरदस्त बात कही। हुकूमत को अगर वो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, अगर रेमिटेंस को इन्होंने फॉरेन रेमिटेंस को अगर ये करना चाहते हैं अट्रैक्ट, तो रियल इस्टेट ये वो शोबा है जिसमें बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानी इन्वेस्ट करते हैं। इस पर इन लोगों के जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी तजावीज़ को इनकॉर्पोरेट ज़रूर करें। इससे डेफिनेटली पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। इजाज़त दीजिए, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।